वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या पीरियड जिसका नाम है रोमांटिक एज। इसको रोमांटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले की एजेस लाइक एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल और प्री रोमांटिक एज के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो ये रोमांटिक एज है ना वो बहुत ही बड़ी है, लिटरली बहुत ही बड़ी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको एकदम शॉर्ट में समझा सकूँ। तो अब ये जो रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज का मीनिंग ये नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, है ना। ज़्यादातर लोग जब पहली बार सुनेंगे तो रोमांटिक एज का मतलब या रोमांटिसिज्म का मतलब यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि इस एज में नेचर के प्रति जो फीलिंग थी उसको पोर्ट्रेट किया गया था लिटरेचर के थ्रू। अब रोमांटिक एज के टाइम पीरियड को लेकर काफ़ी लोगों में मतभेद है। मतलब कुछ लोग कुछ डेट मानते हैं, कुछ लोग कुछ डेट मानते हैं इसके शुरुआत को लेकर। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि 1785 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, यानी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम पे। कुछ लोगों का मानना है 1789 यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में रोमांटिक एज शुरू हुआ था। बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये मानती है कि इसकी शुरुआत 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ हुई, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में पब्लिश कराया था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने के बाद लिटरेचर में रोमांटिसिज्म पूरी तरह से फैल गया। यानी कि आप मान लीजिए कि ये जो लिरिकल बैलेड था वो एक बॉम्ब की तरह था, जिसका रिजल्ट था रोमांटिक एज। ओके, सो नाउ बेसिकली रोमांटिसिज्म एक बहुत बड़ा मूवमेंट था अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनलाइटमेंट। ये सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आया हुआ था। तो अब इस रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म के आने के बहुत सारे कारण थे, है ना। तो ये जो रोमांटिसिज्म आया, ये जो रोमांटिक एज आई, तो वो आई क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है ना। जैसे अगर आपने मेरी प्री रोमांटिक एज की वीडियो देखी हुई है तो मैंने उसमें बताया था कि अगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, एज ऑफ पोप, ईटीसी वगैरह एजेस में रीज़न और इनलाइटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी लिटरेचर में। राइटर अपने वर्क्स में रीज़न और इनलाइटमेंट के ऊपर जोर देते थे। इमोशन, इमेजिनेशन एक तरह से गायब ही हो गया था, कोई उसको वैल्यू देता नहीं था। अब इस रीज़न और इनलाइटमेंट की वजह से सोसाइटी बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गई, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। लोग गांव को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगे, ऑब्वियसली रोजगार की तलाश में। शहरों में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, स्लम एरियाज बढ़ने लगे, लोगों में बीमारियां फैलने लगी। इसी टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है रोमांटिसिज्म में, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी के आइडिया को वैल्यू देता था, सपोर्ट करता था। अ, और उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंग्लैंड भी काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि पोएट्स सोसाइटी में भाईचारे की भावना को वापस लाना चाहते थे, जो रीजन और इनलाइटमेंट की वजह से ख़त्म हो चुका था। मतलब अब लोग सोसाइटी को छोड़कर, कॉफ़ी हाउसेस को छोड़कर, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को छोड़कर इंडिविजुअल पे ध्यान दे रहे थे। मतलब हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति समान है। इस एज का जो लिटरेचर था वो हेविली डोमिनेटेड था बाय इमेजिनेशन। राइटर ने अपने राइटिंग में नेचर को एज अ सेंट्रल थीम यूज़ किया, जिससे वो लोगों को नेचर के साथ वापस से जोड़ सके। अब ऐसा भी नहीं था कि रोमांटिक एज के पोएट्स ने ही रोमांटिक वर्क्स लिखने शुरू किए। इस एज के शुरू होने से पहले बहुत सारे पोएट्स ने इस थीम पर वर्क्स लिखने शुरू किए, जिनको ग्रेवयार्ड पोएट्स कहा जाता था, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है विलियम ब्लेक, जिनको एज अ प्री रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग रोमांटिसिज्म को 5 आई से
कैरेक्टराइज करते हैं, जो है इमेजिनेशन, इंट्यूशन, आइडियलिज्म, इंस्पिरेशन, इंडिविजुअलिटी। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो थे इमोशन एंड पैशन, अ रिटर्न टू द पास्ट, आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। इस पीरियड में रोमांटिक्स के दो मेजर ब्रांचेस थे। पहला था ट्रांसेंडेंटल रोमांटिक्स और दूसरा था डार्क और गॉथिक रोमांटिक्स। ट्रांसेंडेंटल जो रोमांटिक्स थी उसमें उसके जो पोएट्स थे वो नेचर की ब्यूटी को वैल्यू देते थे, सॉलिट्यूड और इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते थे। उनका ये बिलीव था कि ह्यूमन नेचर और गॉड तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ जो डार्क या गॉथिक रोमांटिक्स थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें ग्लूमीनेस होता था, मिस्ट्री होती थी, टेरर होती थी और कैरेक्टर जो थे वो हॉन्टेड किए होते थे, डार्क होते थे और इसमें कुछ फॉरबिडन थीम्स यूज़ किए होते थे। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी यूज़ किया जाता था। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें रोमांटिक पीरियड के राइटर्स और पोएट्स के बारे में, तो रोमांटिक पीरियड जो है वो इंक्लूड करता है वर्क्स दो जनरेशन के राइटर्स का। द फर्स्ट जनरेशन वाज बॉर्न ड्यूरिंग द 13 and 20 years प्रिसीडिंग 1800। ओके, और उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन था वो 1800 के लास्ट डिकेड्स में पैदा हुए थे सेकेंड जनरेशन के राइटर्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउथे एक्सेट्रा। और जो सेकेंड जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे वो थे जॉन केट्स, पीबी शैली, लॉर्ड बायरन और जेन ऑस्टन। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। इससे रिलेटेड जो नोट्स की पीडीएफ होगी वो चिंता मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग याद से चेक कर लेना। उसमें मैंने अच्छे से सारी चीज़ें लिख दी हैं। और इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है जो कि रिलेटेड होगा लाइक व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है उन वीडियोस को देखने के लिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।